को युवाओं को प्रेफरेंस दिया। जैसे अब कहने का मतलब ज़्यादा फोटो खिंचाने का शौक किसे होता है भाई? नहीं, युवाओं सबसे ज़्यादा शौक होता है युवाओं को। भाई लड़के सबसे ज़्यादा तो लड़की चेहरा मुँह देखते हैं, उसी से बाल सबसे ज़्यादा सेट वही करते हैं, ठीक है। तो देखो बात विषय जिस पे है उसी पर, विषय से विषय यह है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारी चीज़ें की। इसी नाते सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेल्फी कैमरा स्पेशल आ गए। किसके नाते है? वृद्धों के नाते। क्या कोई वृद्ध आदमी सेल्फी लेता है? मोदी जी लेते हैं, और सारे युवा से मतलब जो है उससे अब वो लेते क्यों हैं? क्योंकि वो युवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। युवा जिस तरफ हो गया उस तरफ देश हो गया। और सबसे पॉपुलर शख्सियत के तौर पे आप देखेंगे तो इतना वृद्ध होने के बाद में भी युवाओं के प्रिय रहते हैं। राहुल गांधी उनसे ज़्यादा युवा हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक कॉमन सी बात कर रहा हूँ। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब युवाओं को प्रेफरेंस देते हैं। तो ऑलरेडी मोदी जी 70 साल के करीब में पहुँचने वाले हैं, तो उनको फिर युवा क्यों पसंद करें? क्योंकि युवाओं की बातें करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं। सेल्फी वगैरह अब अगर 10 साल पहले चले जाएं हम लोग, तो सेल्फी वेल्फी क्या होती थी ये शायद ही कोई जानता रहा हो, या रिच लोग ही जानते थे। ये डिक्शनरी में एक वर्ड हुआ करता था सेल्फी। अभी तो क्या है, कोई किसी भी बच्चे से पूछ लो, कुछ नहीं जानता होगा, सेल्फी जानता होगा और सेल्फी कैमरा जानता होगा। यानी सारी डिवाइसेस जो आपकी है कैमरा बेस्ड डिवाइसेस हो गई। मोबाइल आजकल टेक्नोलॉजी उसमें ज़्यादा है कि नहीं है, आदमी जानता है कितना मेगापिक्सल कैमरा है ये जरूर पूछता है, और फ्रंट कितना है और बैक कितना है ये पहले पूछता है। तो ये आया क्यों? फ्रंट और बैक के कैमरे का ट्रेंड कहाँ से आया? युवाओं के नाते आया। हम आप जरा सा स्मार्ट होते हैं, लुक लगते हैं, तुरंत क्या करते हैं, कैमरा लाओ, एक पिक मार दी, है ना, वो हो गया भाई, मेमोराइज हो गया वो। तो कहने का मतलब जिधर युवा उधर पूरी दुनिया, और यही समझते हुए आपकी शिक्षा व्यवस्था भी चल रही है। हमारे यहाँ युवा बहुत सारे हैं, तो युवा है तो शिक्षा में बहुत सारे युवा आएंगे, युवा है तो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो बेरोजगार भी होंगे। इनके लिए रोजगार भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए संभवतः मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था भी आपकी थी कि भाई चलो हम ऐसी योजनाएं भी चला रहे हैं जिसमें कंपटीशन की प्रिपरेशन भी आपको कराएंगे। इवन आप देखिए हमारे यहाँ जो कंपटीशन है तो सिविल की कक्षा है, इसके अलावा देखेंगे तो NDA की क्लासेज हैं, UPSSC की क्लासेज हैं, मेडिकल की क्लासेज, इंजीनियरिंग क्लासेज। क्यों आई है परिपाटी? क्या इसके पहले की सरकारें इसके बारे में नहीं सोच पाती थी क्या? क्योंकि युवाओं का अब अवेयरनेस बढ़ रही है, तो युवाओं को कुछ एक दिशा चाहिए। तो जहाँ युवा जिस तरफ है उस तरफ हो जाता है। आपने गांव में सुन रखा होगा कि जिनके 4 बच्चे होते हैं और वो बढ़िया कमाने लगते हैं तो फिर उनके घर की समृद्धि बढ़ जाती है। एक आध दो नौकरी पा गए तो सारे लगभग करीब में हो जाते हैं, नौकरी में कहीं न कहीं हो जाते हैं। तो युवा तो सबसे बड़ा आधार है। अगर युवा ये बात को समझ ले, कब समझ में आता है? जब कॉलेज में 6 साल में नेता हो जाते हैं। वो 4 साल बाद में नेतागिरी खत्म हो जाती है, कोई पूछता नहीं है 4 साल बाद। ये मैं किसी पे टिप्पणी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उसी दौर से गुजर के आए हैं। ये वो कौन पाते हैं जिनके बैकग्राउंड थोड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनके पिताजी भाई नेता हों, ठेकेदार हों बड़े, तो वो लोग अपना स्टैंड बना लेते हैं। कहीं गाँव के प्रधान हो जाएंगे, BDC हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ये तो खैर उनकी भी हमारी बात है, लेकिन सारे बच्चे तो नहीं हो सकते ना, सारे सांसद विधायक तो हो नहीं सकते। तो युवाओं को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए अपनी स्टडी, अपने विकास, अपने प्रोग्रेस पे। तो जो पुराने हमारे जो लीडर्स हैं वो हम एक जनरेशन आगे सोचते हैं, एक जनरेशन आगे। यानी मोदी सर या इनकी जो पूरी टीम है वो क्या करती है, एक जनरेशन आगे सोच करके काम कर रही है। इस नाते ये आगे, आप कभी कल्पना करिएगा जनरेशन आगे ना होती तो सेल्फी का क्या ट्रेंड है। आप देखिए शुरुआती दौर में जब कहीं बाहर जाते थे मोदी सर तो क्या करते थे कि अक्सर सेल्फी ले रहे हैं बच्चों के साथ में, बच्चे खींचते थे सेल्फी में, तो वो आ जाते थे। तो यानी युवाओं का जिधर रुझान है उधर ही देश। देखिए वक्त को जो पढ़ नहीं पाया वो पिछड़ गया। वक्त की नज़ाकत को समझिए, वक्त की नज़ाकत को जो समझता है वो कभी डिफीट नहीं खाता। जिस तरफ लहर है उस लहर की तरफ समझिए। युवावस्था में लहर सिर्फ एक तरफ हो सकती है, वो भी शिक्षा की तरफ हो सकती है। आपकी लहर जिधर डूबेगी तो आप IAS नहीं तो PCS, PCS नहीं तो लोअर PCS, समीक्षा अधिकारी, इस तरह की परीक्षाओं में होंगे। और कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक बढ़िया क्लर्कियल पद होगा, और विथ फुलफिल नॉलेज। यानी कि आपका जब अधिकारी बुलाएगा आपको, बड़े बाबू इधर आइए, तो आप पहुँचेंगे तो जब कोई चर्चा करेगा तो आप भी बता देंगे अरे सर CGG हुआ है ना, तो ये वाला हुआ है, तो वो भी खुश हो जाएगा। अरे पढ़े हो क्या? तो कहेंगे हाँ साहब पढ़े थे, परिस्थितियाँ थोड़ा साथ नहीं थी, तो आज बाबू हैं और आपसे रखते इतना है कि आप हमसे बड़े बाबू हैं। तो बस इतने होता, अधिकारी में थोड़े ना होता। अधिकारी में जब DM मैडम काम करेंगी तो DM मैडम क्या अपने क्लर्कों के माध्यम से काम करती हैं कि हर IAS को बैठा के काम करती है? नहीं, IAS को काम देती है।
और फिर अपने कलर वो जो स्टाफ है उन्हीं से बातचीत होती रहती है, उनसे अनुभव भी शेयर करती हैं कि भाई इसमें क्या करना चाहिए बड़े बाबू, इसमें क्या होना चाहिए। तो बताएंगे मैडम ऐसे ऐसे कर दीजिए, कुछ चीज़ें वो भी एडवाइस करेगा, क्योंकि वो भी IAS के अंडर ही रहा है, सारा काम किया है। तो कहने का मतलब जिधर युवा है, मेरा क्वेश्चन ये है, उधर है दुनिया। युवाओं को चाहिए क्या कि अगर कोई इनका मार्गदर्शक है तो उसको वो अपना आइडियल पुरुष माने। आज देखिए गुरु पूर्णिमा है, मेरी एक आपको थोड़ी सी नसीहत है दोस्त, वक्त पर कहते हैं ना कि जब ज़रूरत होती है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ होती है तो वक्त जा चुका होता है। ये बड़ी विडम्बना है ये युवावस्था में। इसको अगर कोई मोड़ ले गया, जैसे कहते हैं ना जानवरों को पहले होता था, जानवर आप देखिए जो मतलब बलिष्ठ जानवर होते हैं, जैसे गाय का जो अगर आप मेल में चले जाएंगे तो जो उसको भी आप कहते हैं सांड कहते हैं, जो भी अपनी चीज़ें हैं। इसी तरह से भैंस के जानवरों को देखिए, उनको क्या कर दिया जाता था, उनको एक प्रतिबंधित कर दिया जाता था, यानी कि उनको आपने देखा होगा नथ वगैरह करी जाती है, जिसको लगाम टाइप का होता है, उसको बांध दिया जाता था। फिर उनसे क्या होता था, उनकी ताकत का जो समुचित प्रयोग है, असीमित ताकत, जो अक्सर ज़बरदस्ती पेड़ गिराता हुआ मिल जाएगा आपको, सांड को देख लीजिए कहीं मिल जाएगा तो क्या करता हुआ, सांड मिल जाएगा या भैंसा आपको मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो ज़मीन को तोड़ता हुआ आपको दिखाई देगा कि अभी दीवारें गिरा देगा, वो ज़बरदस्ती पेड़ पे मारता हुआ मिल जाएगा आपको। लेकिन उसी की ताकत को अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो खेत जोता हुआ, आप जैसे ही कानपुर से आगे जाएंगे वहाँ पर भैंसों से खेत जोते जाते हैं। हमारे स्टेट में बर्द से खेत जोते जाते हैं उत्तर भारत में, लेकिन वहाँ भैंसों से खेते जाते हैं। उन भैंसों को बांध दिया जाता है, वो घोड़ा गाड़ी चलाते खूब तेज दौड़ेंगे, लगाम उसकी रहती है, खींच लेते हैं, रुक जाता है। यानी ताकत का समुचित उपयोग। तो अब ताकत का युवाओं का समुचित उपयोग कैसे हो, ये सबसे बड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि युवा जो होता है वो बहुत अनकंट्रोल्ड, मतलब मैंने कहा ना कि ऐसी मिसाइल होती है जो मिसगाइडेड मिसाइल है। इस मिसाइल का कहीं भी ब्लास्ट हो सकता है ना। चार्ली चैंपियन का आप लोगों ने देखा होगा, चार्ली चैंपियन बम लगा देते हैं तो बम लगा के मुंह उसका मोड़ देंगे और घूम के आएगा वहीं फूट जाएगा, और संजोग से वो बच जाते हैं। तो चार्ली चैंपियन वाली पूरी कहानी होती है युवाओं की। तो युवाओं को अगर कोई किसी भी तरह से, चाहे प्यार से, चाहे डांट के, या जैसे भी अगर इनके दिमाग को आप मोड़ ले गए तो देश और परिवार समृद्ध होना है। आप बताइए इतने लोग बैठे हैं, लगभग 100 लोग नियर अबाउट होंगे, 100 लोगों में से अगर 50 लोग भी कुछ कर ले गए तो 50 परिवार समृद्ध हो जाएगा। और सब लोग इसी नाते बैठे हैं, कोई कितने भी अमीर घर का बच्चा बैठा होगा यहाँ पे, उसको भी पैसे की ज़रूरत है अगले 4 साल बाद, कुछ की नौकरी होनी चाहिए। और कोई कितना भी गरीब होगा तो उसको तो आज ही ज़रूरत है, और किसी को 4 साल बाद। जानते हैं सभी लोगों की एक दिन गरीबी, युवाओं की गरीबी एक दिन आती है जब एजुकेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी, यानी जब आप PG कर लेंगे, B.Ed कर लेंगे। अब तो पहले ग्रेजुएशन था, अभी बढ़ गया है MA B.Ed M.Ed, ये यहाँ पर अब बेरोजगारी आती है। इसके बाद घर वाले कहेंगे बेटा कुछ कर लो, तो आप कहते हो अभी कुछ आया ही नहीं, क्या कर ले, तो यहाँ तकरार शुरू हो जाती है। यानी जो माँ बाप हमको अपने गले से लगाते हैं और अपना सारा अपना जो सेक्रीफाई करके हमको देते हैं, वही माँ बाप फिर हमको बेगानों सा बर्ताव करने लगते हैं। इसी नाते युवाओं में और परिवारों में ज़्यादा तालमेल नहीं बैठ पाता है। क्यों? क्योंकि अपेक्षाएं ये थी कि कुछ करके कुछ करेगा बड़ा, लेकिन ये तो बड़ा क्या कुछ भी नहीं करने वाला है, ये तो खुद ही खर्चा मांगता है, पेंशन से खर्चा देते हैं बाप। भाई तब तक रिटायर्ड हो जाएंगे ना फादर, ऑलमोस्ट लोगों के फादर रिटायर्ड हो जाएंगे, तो वो हो जाता है। तो युवाओं की सबसे बड़ी चीज़ है, युवाओं को जैसे आप सभी लोग आते हैं खूब हंसिए, खूब मस्ती करिए, लेकिन जब कोई आपका मार्गदर्शक आ जाए तो उसका साथ दीजिए। वो अपने लिए अगर मांग रहा हो तो शायद मत कुछ करिए, आपके लिए अगर कर रहा है तो उसका साथ दीजिए। भाई सहमत हैं आप लोग हमारी बात से? कुछ लोग जिसके आगे कुछ भी कहो, आप दिन तो कोई ना दिन और रात तो कोई ना रात, मतलब उनको कोई मतलब है नहीं, मतलब अपने आप को जगत से विरक्त समझते हैं। और जगत से विरक्त, देखिए जिसको जगत में रहना, जैसे लीडरशिप करनी है आपको, तो आपको युवाओं की बात करनी होगी। नेता कौन बनता है? नेता लोग इस समय जो भी यहाँ बैठे होंगे, और जो नेता लोग मिलते हैं कॉलेज, जबरदस्ती किसी को, दीदी आपको कोई दिक्कत है बताइए, उसने कहा कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं है, लो बहन जी बता दें, आपका सब कर देते हैं आपका। कोई भाई जिससे कभी दोस्ती नहीं, उससे पूछेंगे तुम्हारा क्या हुआ, मेरा एडमिट कार्ड नहीं, फार्मा नहीं जमा के, बड़े बाबू बुखार है, चलो बड़े बाबू देखते हैं, बड़े बाबू दिमाग मत खराब करना, मेरा बच्चा है, मतलब ऐसे ही तो बोलते हैं। और ऐसे अगर चले जाओ चुनाव के बाद, भैया नमस्ते, हाँ नमस्ते, ऐड कर दिया तो कर दिया, नहीं तो आगे चले गए नेताजी, क्योंकि उस समय उनकी प्रोफाइल बढ़ जाती है। मैं भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया था,
तो एक नेताजी हमसे मिले, नया नया मैं भी था, तो उन्होंने बड़ा प्यार से मुझसे बर्ताव किया, तो मैं समझ नहीं पाया कि मैंने कहा इतने अच्छे लोग होते हैं। मैं तो कन्फ्यूज हो गया, इतने अच्छे लोग होते हैं, कहीं बाबू हमें नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि मतलब ऐसे ऐसे बातचीत हुई। हमने कहा यार दुनिया में अच्छे लोग नहीं, मतलब ये समझ में आई। कुछ दिन बाद जब चुनाव खत्म हो गया तो फिर समझ में आया कि नहीं, वो हार गए बेचारे, जो हमारी मदद किए थे हार गए, वो दूसरा कोई जीत गया। मौसम बदला, माहौल बदला, ऐसे हो गया। तो फिर बाद में समझ में आई। तो समय बीतने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आती। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं भी समझ रहा हूँ जीवन में, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, बस थोड़ा सा आपसे ज़्यादा। इसी नाते मैं अपने आप को आपसे बस थोड़ा सा 2 कदम आगे समझता हूँ, और मैं बहुत अपने आप को आगे ना तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझता हूँ, बस जानता हूँ कि आपको एक मार्गदर्शन दे सकता हूँ और देने का प्रयास भी करता हूँ। जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ सब आपको समझ में आता है। सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण सब आपको समझ में आ गया, सिजगी भी आ गया होगा। अभी मून, आपको ब्लू मून देखेंगे, रेड मून देखेंगे, सब अभी समझा दूंगा विद इन फ्यू मिनट्स में। तो आज हम लोग चाहते हैं कि कुछ हम लोग करें और आज के दिन कुछ अच्छी चीज़ें लेकर के जाएँ। सिजगी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना कि तब तक आप कहिए कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, कि जब तक बात समझ में ना आ जाए। जब समझ जाए इस व्यक्ति को कह दीजिए वास्तव में गुरु आप गुरु, ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी जीवन के लिए हमेशा, जैसे आप किसी आगे चल करके जब अवस्था बदलेगी, 50+ हो जाएंगे या IAS हो जाएंगे, सब बच्चे आपके सेटल हो जाएंगे, तब आपकी ज़िंदगी अलग टाइप की होगी। तब आप सत्संग सुनोगे, तब सत्संग में कोई कुछ कहेगा तब उसमें कहोगे हाँ महाराज आप है। सत्संग अभी उम्र का सत्संग, अभी कोई सत्संग सुना है समझ में आएगा? चुप रहो यार। जैसे अभी गीता का पाठ पढ़ रहे हैं लालू यादव, लालू यादव को उनके बड़े बेटे तेजस्वी यादव ने क्या कहा कि मेरे पिता को एम्स में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नहीं करने दिया गया और नहीं सुनने दिया गया। आपने सुना होगा, सुना करिए राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है। फिर उन्होंने क्या कहा, वो भूल गए कि इस जन्म में ही उनको उनके कर्मों का फल भुगतना होगा। मतलब ये है कि तुमने बेटा पढ़ने नहीं दिया हमारे पिता को एम्स में गीता, तुमको भी वक्त आएगा, तुमको भी मतलब ऐसे ही तुम्हारे साथ भी पूरा होगा। क्योंकि वो बहुत धार्मिक है ना, देखिए अक्सर वो बाल वाल रखा करके कुछ तमाम सारी बातें करते रहते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ खुद इतना मनोरंजन का विषय है कि हम अलग जगह मनोरंजन ढूंढते हैं, हमको इसमें मनोरंजन ढूंढना चाहिए। जैसे कि कब क्या विचित्र स्थिति हो रही है, और हमारा खगोल जो है ना इतना विचित्र है कि इसमें मजा लो तो मजा लेने के लिए इसमें बहुत पर्याप्त है। हम अनर्गल मजा लेने चले जाते हैं कहीं और, जैसे अक्सर बोलते मजा नहीं आया यार, अब तो टीवी पे ऐड भी देता है मजा नहीं आया, कुछ है नहीं भाई क्या है शर्मा जी क्या हाल है, मजा नहीं आया यार। मतलब वो हर चीज़ की जो तलाश है, तो एक्चुअल में यही जो दार्शनिक फिलोसफर है इनको ही अगर आप पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे तभी मजा आ जाएगा। और इसमें ही जो मज़ा है यही कैरियर को आगे बढ़ाता है। जो इसमें मज़ा लेता है वो हमेशा शीर्ष पे होता है, उसको आप वेट करते हो, इंतजार करते हो आ जाए कुछ कह दे। माननीय लोगों को आप देखते हैं क्या करते हैं, माननीय आ जाए सुबह से ही नहा धो करके, और जैसे सारा चीज़ व्यवस्थित करके 15 अगस्त 26 जनवरी में क्या करते हैं दोस्तों, सुबह नहा वहा के फूल लगा के लोगों का फूल सूख जाता है, मतलब तमाम सारा उसका चीफ गेस्ट आए 11 बजे, सारा माहौल ठंडा, लेकिन कभी जबरदस्ती जोश में जोश भरती है। जैसे कभी कोई राजनेता आए, कोई मंत्री आए, देखिए उसमें क्या कितनी जोश के साथ लोग स्फूर्ति से दिखाते हैं सिर्फ अपने आप को बने। तो कहने का मेरा कुल टोटल सार यही है कि जोश मेंटेन रखिए और बिल्कुल मिसगाइडेड मत रहिए। जब कोई कुछ कहे तो थोड़ा उसको मानिए जितना आपको मानने लायक है ना, मज़ा आएगा। इसी अभ्योदय में इतना मैं बना दूंगा आप लोगों को कि हर विषय के संदर्भ में ऑलमोस्ट जानकारी आपको होगी। मैं चाह रहा हूँ कि खगोल की में जब बात हो तो चंद्रमा की बात हो, ज्वार भाटा की बात हो, मून की बात हो, तो लगभग ऑलमोस्ट आप सवालों के जवाब आप बता पाएँ। सही कर पाएंगे तो दावे के साथ कह रहा हूँ सही कर लेंगे, लेकिन उसको बता भी पाएँ आप, तो ये क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। और उस आत्मविश्वास के कारण मेरा क्या फ़ायदा होगा कि मेरा टीचिंग सार्थक होगा, और अगला स्टेप जब मैं पढ़ाऊँगा तब आप मेरी बात सुनेंगे। और अभी से नहीं समझ में आएगा तो मैं किसी की भी जीवनी सुनाऊँगा, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तभी आता है जब किसी का रिलेशन बना दो। मान लो कोई आप वीडियो देखिए, कोई पिक्चर देखिए और उसमें आप लोगों का सीन आ जाए। मान लो कोई फिल्म बन रही हो, यहाँ पे अभ्योदय बस्ती के बच्चे उसमें आ जाएं और संजोग से ऐसे खींचा गया हो 2 मिनट का, तो आप अपने आप देखने का प्रयास करोगे कि नहीं? पिक्चर को इसी नाते से देखोगे कि अभ्योदय बस्ती उसमें है कि नहीं है दोस्त, क्योंकि वो आपसे रिलेटेड हो गया। तब जो कोई चीज़ आपसे रिलेटेड चीज़ होती है उसके प्रति इंटरेस्ट और लगाव बढ़ता है। तो आपका रिलेशन इस तरह से बना करके काम करना है।
और खूब मज़े के साथ करना है, प्रोग्रेसिव होकर के काम करना है। और हंसते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। और कभी भी किसी जो एक मार्गदर्शक हो वो अगर आपको डांटता भी है तो उसकी बातों का अनुसरण करिए, चाहे वो आपका बड़ा भाई हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो। जानते हैं वक्त बदल जाता है तो लोग बदल जाते हैं, ये वक्त की फितरत है। और सही समय पर सही कोई मार्ग कभी नहीं देता है। आप एडवाइस करने जाएंगे, चुनाव भी लड़ रहे होंगे तो सही चीज़ पूछेंगे तो सही समय पर सही बात नहीं बताएंगे, है ना। तो इतना ही करें कम से कम। देखिए टीचरों का क्या रोल हो गया है वर्तमान समय में बहुत सालों से, कि कहीं पे भी टीचर दिखे, टीचर कभी इंटरेस्ट बच्चों पे देता हुआ नहीं दिखाई देगा। कारण क्या है, उसके पीछे टीचर ही नहीं जिम्मेदार है, बहुत हद तक बच्चे भी जिम्मेदार हैं। जैसे कहते हैं ना कि सब लोग अगर एक शिद्दत से मांगने लगो तो देने वाला तो देगा ही ना, कम ज़्यादा कुछ ना कुछ देगा ही। तो आपकी निगाहों में, आपकी एक्टिविटीज़ में एक हसरत होनी चाहिए कि साहब क्या कुछ दो हमको। जो टाइम फिल करेगा तो अपने आप वो फ्लॉप हो जाएगा। आशा है कि आप लोग सहमत होंगे हमारी कुछ बातों से। तो ऐसे ही है दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए थोड़ा टाइड के बारे में बात कर लेते हैं, ज्वार वगैरह के बारे में। हाँ, तो कल किसी बच्चे ने सवाल एक किया था, कुछ पढ़ के आए थे, कौन बच्ची थी, उसने क्या पूछा था कि सर ये क्या है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, क्या पूछा था बेटा, क्या क्वेश्चन था? हाँ, जैसे चंद्र ग्रहण कब लगता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था तुम्हारा ना। समझिए मेरी बात। तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब लगेगा या सिजगी कब होती है। देखो ऐसा है, नहीं तुम्हारा सवाल था कि ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा। जब भी सिजगी बनेगी, सिजगी जब होगी यानी युति भी, सिजगी को एक और नाम जानते हैं युति वियुति। तो सिजगी या युति वियुति कब होती है, हमेशा मतलब ये इसी डेट में ही हमेशा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेगा। यानी जब भी सिजगी होगी तब ही ग्रहण होगा, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। अब चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा, तो सूर्य ग्रहण मान लो है तो सूर्य ग्रहण 3 तरह का हो सकता है, पूर्ण है, आंशिक है और वलयाकार है। इसी तरह से आपका चंद्र ग्रहण भी होगा 3 तरह का। तो जब भी बेटा ग्रहण लगेगा सिजगी में ही लगेगा, यानी सिजगी जब होगा, और हर पूर्णिमा को सिजगी नहीं होती, हर अमावस्या को सिजगी नहीं होती। समझ आई बात को सवाल कि सिजगी नहीं होगी हमेशा ना। तो जैसे हमने कहा था आपको कि सिजगी की घटना तब होती है जब तीनों एक सीध में होते हैं, और तीनों एक सीध में कब होते हैं, या तो पूर्णिमा होगी या तो अमावस्या होगी। और जब सूर्य ग्रहण होगा, यानी जब अमावस्या होगी तो सूर्य ग्रहण होगा, युद्ध की स्थिति में होगा, यानी कि वह सिजगी जिसमें चंद्रमा मध्य में होगा, चंद्रमा मध्य में होगा यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में होगा, उस समय क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और होगी क्या, अमावस्या होगी और सिजगी की घटना हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, कभी भी ग्रहण जो होगा वो सिजगी में ही होगा। और व्युति में क्या हो जाएगा, हमेशा क्या पूर्णिमा रहेगी। और किस पे ग्रहण लगेगा, चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, पूर्ण या आंशिक या वलयाकार जो भी हो। ठीक है, तो ये घटना जब भी होगी बेटा, वो तीनों एक सीध में होंगे, सिजगी होगी, और हर पूर्णिमा हर अमावस्या को ये नहीं होगा। ठीक है, तो हर सिजगी में तो ग्रहण होगा, हर सिजगी में ग्रहण होगा, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। अब भी सवाल ये पैदा होता है बीच में कौन है, पृथ्वी बीच में होगा तो चंद्र ग्रहण होगा, चंद्रमा बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण होगा, है ना। सिजगी में ही ग्रहण होगा, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आइए थोड़ा देखते हैं ज्वारभाटा। अब जरा देखना भाई, ये जान लो कि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत नज़दीक है अपेक्षितया सूरज। तो क्या करता है कि जो चंद्रमा का गुरुत्व है वह पृथ्वी पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू सूरज, मतलब सूरज की अपेक्षा चंद्रमा ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे कोई एक छोटा सा चुम्बक यहाँ रखो, यहाँ लोहा रखो, और एक बड़ा सा चुम्बक वहाँ रख दो, इसका 10 गुना बड़ा, तो वो ज़्यादा खींच पाएगा कि ज़्यादा खींच पाएगा। निश्चित तौर से जो पास का मैग्नेट है वो 20 गुना ज़्यादा बड़े चुंबक से ज़्यादा खींच लेगा, क्योंकि 20 गुना वाला बहुत दूर। तो वहीं पर बात अब यहाँ पर क्या हो रही है कि चंद्रमा और सूरज ये दोनों, आप
अपनी ग्रेविटी, जो इनकी ग्रेविटी है, गुरुत्व है, तो पृथ्वी के करीब में जब जाते हैं या आते हैं, जो भी स्थिति होती है, तो वो क्या करते हैं, ये खींचते हैं पृथ्वी को। तो पृथ्वी को खींच नहीं पाएंगे, पृथ्वी बड़ी है, तो क्या करते हैं, पृथ्वी के ऊपर के चीज़ों को खींचेंगे। तो पृथ्वी के ऊपर की चीज़ें खींचेंगे क्या, तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, जल। तो जलीय हिस्सा खींचता है। सिजगी में ध्यान समझना, हमेशा जब भी ज्वार आएगा, दीर्घ ज्वार, ध्यान से समझ लो, बस यही कहानी खत्म है। जब दीर्घ ज्वार आएगा, सिजगी में ही दीर्घ ज्वार आएगा, सिजगी। और सिजगी में आप जानते हैं कि तीनों एक सीध में होते हैं, लेकिन जब सिजगी में अमावस्या होगी, यानी कि जब सूर्य ग्रहण होगा, तब वाली सिजगी में ज़्यादा बड़ा ज्वार आएगा। और ब्यूति में तो ये हो गया, और दूसरा ब्यूति में क्या होगा कि दोनों, पृथ्वी बीच में होगी, चंद्रमा सूर्य दूर दूर होंगे, दोनों अलग अलग दिशा में होंगे, तो दोनों अपनी तरफ खींचेंगे, तब भी दीर्घ ज्वार होगा, लेकिन उतना बड़ा दीर्घ ज्वार नहीं होगा जितना कि सूर्य ग्रहण वाले में होगा। क्लियर हो रहा है? यानी कि यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे चंद्रमा है, ऐसे आप समझ लीजिए, ये सूरज है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, तब सभी अपने आप को खींचेंगे इसके, मतलब ये सभी खींचेंगे, ग्रेविटी से लेंगे, तो सबसे ज्यादा बड़ा दीर्घ ज्वार यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? और फिर इसके बाद में दूसरी स्थिति ये कि आपको देखिए, सूर्य है, और ये क्या होगा, चंद्रमा है, और ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। और लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग बना दें, इसको सूर्य कर लें, और यहाँ पर कर लें पृथ्वी को, और यहाँ पर कर लें चंद्रमा को, ठीक है, यहाँ पर कर लें चंद्रमा। ये तीनों की स्थितियाँ जो बनी हुई हैं, तब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये होगा तो ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा। तो हालांकि दोनों स्थितियों में ये क्या है, सिजगी है, सिजगी में क्या होगा, ये स्थिति बनेगी। लेकिन जानते हैं, समझ रहे बात को, दोनों में क्या होगा, दीर्घ ज्वार होगा। मैं समझने की बात बोल रहा हूँ, क्या समझिए, यानी कि क्या है, सिजगी में दीर्घ ज्वार होगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव होगा, क्योंकि दोनों ग्रेविटी खींचेगी, मतलब यानी कि चंद्रमा तो पूरा खींचेगा, सूर्य की भी ग्रेविटी खींचा जाएगी, तो ज्वार थोड़ा बड़ा होगा, इसमें थोड़ा सा इसके अपेक्षा कम होगा। ठीक है? अब इसके अलावा ये तो हो गया आपका सबसे दीर्घ ज्वार, और सबसे लघु ज्वार कब आएगा, दो ज्वार में पढ़ना है हम लोगों को। लघु ज्वार कब आएगा, कि जब समकोण पे होंगे, यानी कि यहाँ पर सूरज भगवान होंगे, यहाँ पर आपकी पृथ्वी हो गई, यहाँ पर चंद्रमा होगा, यानी एक समकोण पर होंगे, 90 डिग्री का कोण बना। तो क्या होगा, इस समय सबसे ज्यादा कम ज्वार आएगा, सप्तमी अष्टमी को होता है, सप्तमी अष्टमी को होता है। ठीक है, किस पक्ष की सप्तमी को, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, दोनों सप्तमी, यानी कि यहाँ पर काली रात और उजाली रात। ठीक है, तो ये सप्तमी को होता है, वहाँ पर लघु ज्वार आता है। क्या होता है, लघु ज्वार। तो समझ में आया था? अब उन्हीं को कमाल रहा होगा जिन्होंने कल नहीं पढ़ा होगा। कड़ी से कड़ी जुड़ती है, एक कड़ी को आपने छोड़ दिया तो फिर आप पिछड़ गए। वही लोग मोबाइल अच्छे से ऑपरेट करते होंगे यहाँ पर, जिन्होंने अच्छे से समझा है, लेकिन मोबाइल सबके जेब में होगी, तो खाली व्हाट्सएप के अलावा और फेसबुक के अलावा कुछ ज़्यादा चला नहीं पाते होंगे। और कुछ लोग होंगे कि उन्हीं का भी हैंग कर लेंगे। ला बताओ क्या कहे हो, उन्हीं का हैंग कर लिए, पता ही नहीं चला कि उनका 3 दिन से व्हाट्सएप वही चला रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोग बहुत टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मुझे भी टेक्नोलॉजी की उतनी नॉलेज नहीं है, मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा जानते होंगे हमसे। तो ये क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोगों का अपना अपना एक अनुभव है, तो जो समझता है वही आगे बढ़ता है। और हमेशा क्या करिए, प्रोग्रेसिव रहिए। प्रोग्रेस होने का ही तरीका, जो कल पढ़ा नहीं समझ में आया, घर जाके पढ़ा, आज वो ज्वार भाटा भी समझ गया। यानी सिजगी में दीर्घ ज्वार कभी भी आ जाए, आप बोल के कह दे, चाहे कहे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में दीर्घ ज्वार है, युद्ध में दीर्घ ज्वार, कुछ भी होगा तो दीर्घ ज्वार होगा ना भाई। लघु ज्वार कब हो जाएगा, संपूर्ण स्थिति में आ जाएगा, है ना। अभी ब्लू मून, व्हाइट मून सब देखेंगे, मतलब व्हाइट मून नहीं होता है, ब्लू मून है, रेड मून है। ब्लू मून क्या होता है, ब्लू मून की घटना बता दें संक्षेप में, चलिए सुन लीजिए। होता क्या है, चंद्रमा कितने दिन में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, महीना कितने, 29.5 दिन का एक महीना होता है। वैसे समझो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा शॉर्टकट ये समझने का मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 29.5 दिन का क्या होता है, एक चंद्रमा होता है, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा होता है कितना, कितने दिन का। अब इसका इंटू कर देंगे कितना, 12 कर देंगे। तो 12 जब करोगे तो इसको एवरेजन ले लो, 12 के 36, 360 दिन हुआ, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ आपको।
और उसमें से क्या करोगे, 6 दिन घटा दो, 6 दिन घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 354। अब देखो जरा समझ, ये होगा 354 दिन। अब 354 दिन वाले में हमारे यहाँ जो सूर्य कैलेंडर के हिसाब से कितने दिन का होता है, 365। यही तो होता है, यानी कि 365 से देखा जाए तो कितना दिन कम है ये, 11 दिन कम। समझ रहे हो, बहुत बारीकी समझना, खत्म है काम। 11 दिन एक्स्ट्रा हो गया। एक वर्ष में जो हमारा सौर वर्ष है 11 दिन एक्स्ट्रा हुआ, दूसरे वर्ष में फिर 11 दिन एक्स्ट्रा हुआ, और फिर तीसरे वर्ष में फिर 11 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 11 दिन 33 दिन होगा तीसरे वर्ष में। जरा ही समझना, तीसरे वर्ष में 11 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 11 3 33, और एक माह कितने दिन का होता है, 29.5 दिन का होता है। और एक माह जब होगा तब एक चंद्र ग्रहण लग जाएगा, एक पूर्णिमा या एक अमावस्या होगी, एक पूर्णिमा माह है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ब्लू मून के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान समझो, बात नहीं कोई करेगा। ब्लू मून कब होगा, जब होगा पूर्णिमा, यानी कि 11 पूर्णिमा होती है। यहाँ पर देखेंगे एक बार 29.5 के हिसाब से देखें, सौर वर्ष में 12 माह अगर हम देखें 12 माह होता है तो 12 पूर्णिमा होती है ना, लगभग हर महीने में आपने एवरेज किया होगा, हर माह में एक पूर्णिमा होती है, महीने में एक पूर्णिमा होती है। लेकिन हर साल 11 दिन बढ़ जाता है, तो 2 साल बाद तीसरे साल में, 2 साल बाद तीसरे साल में, जब तीसरे साल का चलेगा तो एक माह बढ़ गया। और एक बात यह भी जान लीजिए, पूर्णिमा हमेशा 29.5 दिन बाद ही पड़ेगी। पूर्णिमा हमेशा ये मतलब यानी कि चंद्र महीना जो होता है, पूर्णिमा को आधार अगर बना के, यानी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष को देखेंगे, अभी हिंदी कैलेंडर भी आपको समझा दूंगा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष लेकर के जो चलता है ना, यानी कि हर 29.5 दिन बाद चंद्रमा पड़ेगा, मतलब एक पूर्णिमा पड़ेगी, हर महीने पूर्णिमा पड़ेगी। लेकिन 29.5 दिन बाद मैंने बताया आपको कि हर वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन ये क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा रहता है, या कहिए कम रहता है उससे, मतलब उससे कम रहता है, क्योंकि सौर वर्ष 365 का होता है तो 11 दिन कम हो जाता है। फिर अगला 11 दिन कम होगा, फिर अगला 11 दिन, तीसरे वर्ष में एक और हो जाता है महीना, चंद्रमा एक बढ़ जाता है। तो वही जो चंद्रमा बढ़ता है, अब क्या होगा, यही चंद्रमा बढ़ेगा, यानी कि हर तीसरे वाले वर्ष में 2 साल पूरे होने पर तीसरे वाले वर्ष में उस वाले तीसरा वाला जो वर्ष होगा उसमें उस वर्ष में 13 पूर्णिमा पड़ेगी, 12 के बदले 13 पूर्णिमा पड़ेगी। अब आप सवाल समझ रहे, ध्यान समझिएगा, 13 पूर्णिमा पड़ेगी, यानी उस वर्ष में 12 के बदले 13 पूर्णिमा पड़ेगी। अब 13 पूर्णिमा पड़ेगी तो महीने तो हम लोगों ने 12 कैलेंडर के देखे हैं, लेकिन होगा 13 पूर्णिमा पड़ेगी, 13, तो 13वीं पूर्णिमा कैसे पड़ेगी, अब देखिए। और हर पूर्णिमा मैंने बताया 29.5 दिन बाद पूर्णिमा पड़ती है, तो होगा क्या, तीसरे वाले साल में जिस भी महीने में वो जा रहा है तीसरा में, वहाँ पर होता है 2.7165 वर्ष बाद एक पूर्णिमा एक्स्ट्रा होगी। यही जो एक्स्ट्रा, यानी कि उस तीसरे वाले वर्ष में जिस भी महीने में पड़ रहा है, महीना भी समझा दूंगा, वो जिस वाले महीने में पड़ रहा है तीसरे वर्ष में, उस वर्ष में 12 के बदले 13 पूर्णिमा पड़ेगी, और जो 13वीं पूर्णिमा पड़ेगी वो किसी वाले महीने में 2 पूर्णिमा, यानी किसी महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाएगी। अब पूर्णिमा कैसे पड़ेगी, मान लो किसी महीने की 2 तारीख को पूर्णिमा है और 31 दिन वाले महीने में ही पड़ेगी, ध्यान रखना 31 दिन वाले महीने में ही पड़ेगी। हो सकता है क्योंकि जैसे 31 वाले से ज़्यादा होगा दूसरा महीने में चला जाएगा तो महीने नहीं काउंट होगा। तो अभी थोड़ा समझिएगा, 2 तारीख को और 31 तारीख को अगर हो गया तो दोनों के बीच में देखिए 29 दिन का अंतर आया। तो क्या होता है समझिए, किसी महीने में मान लो 2 दिसंबर को आपका पड़ा क्या, पहले बड़ी पूर्णिमा पड़ गई 2 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को फिर पूर्णिमा पड़ गई। तो 31 दिसंबर वाली जो पूर्णिमा पड़ेगी वह एक महीने की दूसरी पूर्णिमा है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक महीने की दूसरी पूर्णिमा। तो दूसरी वाली जो पूर्णिमा यही है ना, यही दूसरी वाली पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। तो थोड़ा समझ में आया? जो देखिए 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 12 पूर्णिमा का सीधा सिस्टम है, फंडा है, 12 महीने में 12 पूर्णिमा, ठीक है। लेकिन चूंकि 11 दिन साल भर में कम पड़ता जाता है, 365 से 11 दिन कम है, ऐसे 11 दिन जुड़ते हुए तीसरे वाले वर्ष में जाने पर 29.5 दिन से ज़्यादा हो जाता है, तो एक पूर्णिमा उसमें पड़ जाती है। यही जो 13वीं पूर्णिमा पड़ती है एक वर्ष के अंदर में, जो 13वां नंबर की जो पूर्णिमा होती है वही होती है ब्लू मून।
तो थोड़ा समझ में आया होगा। और ये जो क्यों होता है, क्योंकि वह उस चंद्रमा पे हमारे यहाँ महीना कितने दिन का होता है, 30 का या 31 का। फरवरी को लेंगे तो 28 या 29 आप करते हैं। वो फरवरी हिंदू कैलेंडर में देख लीजिए तो हमेशा क्या होता है, हर तीसरे वर्ष एक अधिमास होता है, जिसे हम लोग मलमास के नाम से जाना जाता है। वो मलमास क्या बोला जाता है कि शिव जी की पूजा का महीना है या इस तरह का। अधिमास मलमास जो अधिमास होता है वह भी इसी गति के आधार पर होता है। समझ रहे हैं बात को? तो चंद्रमा में भी जो मास बनता है वो इसी हिसाब से होता है। इस्लामिक कैलेंडर हमेशा देखेंगे तो चंद्रमा की गति पर चलता है, और हिंदू मैथोलॉजी जो हिंदू कैलेंडर है ये नहीं पूरी तरह सूर्य पे नहीं निर्भर है। ये हमारे यहाँ दोनों मिक्स करके चलते हैं। हिंदू कैलेंडर जो है वो सूर्य प्रेफरेंस ज़्यादा सूर्य का है, लेकिन इसमें चंद्रमा का भी होता है। जब सूरज चंद्रमा को मिलाते हैं, इसी नाते बड़ा कन्फ्यूजन, रक्षाबंधन आधा दिन में आधा रात में है, मतलब गुस्सा आ जाते हैं लोग कि मतलब नहाना आज सुबह है आधा शाम में है। तो वो सब इसी नाते हिंदू मैथोलॉजी को लोग जो नहीं समझ पाते हैं वो इस पर टिप्पणी भी करने लगते हैं कि मतलब ये तो बड़ा गड़बड़ है या डिस्टर्बेंस इसका हो रहा है। समझ रहे हैं बात को आप लोग? तो ये पूरी कहानी इसमें चलती रहती है, कुछ इस तरह की स्थिति है। तो जब महीने यानी कि कुल मिला के ऐसा मोटा मोटा अगर आप समझने चाहें, मोटा मोटा एक अगर समझें तो नॉर्मली वर्ष में 12 पूर्णिमा होती है। जिस वर्ष में 13 पूर्णिमा हो जाएगी, 13वीं जो पूर्णिमा होगी वही होगी क्या, बस बात खत्म। मोटे मोटे तौर पे ये। अब कैसे होता है बाकी देख लेते हैं। तो ज्वार भाटा भी हम लोग समझ गए होंगे, समझते हो मेरी बात भी, जबरदस्ती मैं कह देता हूँ कि हो गया हो गया, समझ में आ गया है। चलिए आप लोग बहुत बहुत आभार जो बात समझ जाते हैं, वरना मैं समझा तो सही पाता नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। देखिए बात में बाकी और चीज़ समझ में आ जाती होगी ना। अभी जैसे मैं कुछ कह दूँ तो तुरंत समझ में आ जाएगा और जीवन भर याद रहेगा। रुको गुरुजी मिलो कहीं, जिस दिन गाड़ी पंचर होगी उस दिन तो बताएंगे आपको, पहचानने से इनकार कर देंगे कौन कहाँ कैसे। ठीक है कोई बात नहीं। देखो समझ में तभी नहीं आएगा जब डिब्बा पूरा खाली हो। जब मेमोरी कार्ड उसमें डाले रहोगे तो जरूर समझ में आएगा। अब या तो वायरस उसमें होगा या तो रिकॉर्डिंग सिस्टम ठीक नहीं होगा, तो दोनों सही करिए। नॉर्मली कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। इतना तो समझ कुछ नहीं आया होगा तो इतना तो जरूर आया होगा कि साल भर में 13वीं पूर्णिमा भी होगी कोई, और जो 13वीं होगी वही होगी। कुछ नहीं आया इतना तो आया। अब जब किसी अपने छोटे भाई पास जाओगे तो इतना तो दादागिरी तो कर ही दोगे ना भाई, इतना तो कर ही दोगे ना कि भाई ब्लू मून मतलब का कुछ नहीं, 13वीं पूर्णिमा में बराबर ब्लू मून है ना। ये है कि नहीं है भाई कॉन्सेप्ट में? यही सब अब छोटे बच्चे दबाव में तो भैया बहुत पढ़े हैं, आज ही लोग घूम रहे हैं, पहले पढ़ते थे। लेकिन ये नहीं पता है कि सही बात तब भी नहीं पढ़ते थे, अब भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन किसी ज़बरदस्ती गुरुजी ने घुसेड़ दिया था दिमाग में, वही बात याद है और वही हम बता रहे हैं। तो नॉर्मली यही होता है। चलिए दोस्तों ठीक है, ज्वार के बारे में लिखते हैं दोस्तों। टाइट ज्वार कर लीजिए। ज्वार मतलब बुखार नहीं, देखिए हमेशा स्वास्थ्य वर्धक रहिए। जलवायु कैसी होनी चाहिए? अभी देखिए बहुत गर्मी हो गई थी ना, तो उसमें देखिए इन्फेक्शन हो गया, गले में भी मेरे इन्फेक्शन हो गया था। आज तक नहीं हुआ, जब युवा था तब नहीं हुआ, वृद्ध हुआ तो हो गया। सारे वृद्धावस्था में सारे विकार आते हैं शरीर में, लेकिन युवाओं को कुछ नहीं हुआ होगा। किसी को पूछ लीजिए हुआ था, चलो कोई बात नहीं। तो कहने का सेंस ये है कि जितना ही प्रोग्रेसिव रहोगे उतने मजा आएगा। और हमेशा जीवन में हमेशा उस व्यक्ति का आश्रय दीजिए, उस व्यक्ति को हमेशा, जैसे कहा गया है निंदक नियरे राखिए आंगन, बाकी आप लोग जानते हो। तो उसने कहा क्या है, तो भाई मैं अगर निंदक ही हूँ तो रखिए अपने नियर में, क्या पता कुछ अच्छी बात बता जाए, है ना। कहते हैं अच्छे लोगों का सानिध्य हमेशा होना चाहिए। मैं एक बार छोटी सी घटना बताऊँ। मैं एक बार गया LIC के किसी काम से, LIC बैंक में मैं गया। मेरे साथ एक बहुत बड़ा अभिकर्ता गया
जो बहुत दबंग था मतलब उसका हर महीने का लगभग 25-30-50 पॉलिसी उनको देता था। तो मैं उसके साथ इस नाते गया कि इसके साथ जा रहा हूँ तभी LIC मेरा सारा काम हो जाएगा। तो जिस अधिकारी के पास गया, मैं देख रहा हूँ बाकी लोगों को अधिकारी लिफ्ट दे रहा है, उसको कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। तो मैं 10 मिनट बड़ा कंफ्यूजन में रहा कि मैं गलत आदमी के साथ आ गया हूँ क्या यार। मतलब मुझे तो लगा जाते ही सारा काम मेरा हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रभावशाली है, LIC का बड़ा काम करता है। अब उसके गुरुजी उसको घास ही नहीं दे रहे हैं, और वो 15-20 मिनट बैठा रहा, दूसरे लोगों का काम चलता रहा। मैं इसमें बहुत गुड बात बता रहा हूँ और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बता रहा हूँ। अब वो शालीनता से बैठा रहा, तो मैंने कहा अरे कब खाली होंगे साहब यार, तुम्हारे काम होगा कि नहीं। मतलब मैंने इस तरह से जो भी अपनी चीज़ें थी मैंने अपनी कही। अब उसके बाद इसका नंबर आया, तो जैसे ही नंबर आया कुछ दिन बाद 15-20 मिनट खाली हुए साहब, और वो किस लोगों को समझा रहे थे जिनको कुछ नहीं आ रहा था, नया अभिकर्ता बना रहे थे, वो DO थे। वो आप जानते होंगे DO पद होता है जो LIC में जो अभिकर्ताओं को मतलब मोटिवेट करने का। अब उन लोगों को समझा रहे थे, तो मैं उनको उनकी हुलिये को देखने से लग रहा था कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये पॉलिसी नहीं लेके आते होंगे, लेकिन उनको बहुत अच्छे से वो समझा रहे थे। बड़ा प्यार हम्बल उनके साथ उनका व्यवहार था। अब ये जैसे पहुँचा तो पूछा लेके आया, तो बोला 3 बताया 3, गुस्सा गए उसी पर। लगा मतलब हद इसकी इज्जत नहीं है। मैं ये समझ मैं इसकी इज्जत नहीं, गलत आदमी के साथ आ गया होगा। अब पक्का श्योर हो गया गलत आदमी के साथ हूँ, और वही गड़बड़ आदमी, इसकी तो कोई इज्जत नहीं है। LIC में झूठे समझ के इसके साथ चला आया, और इसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। उससे बढ़िया मैं अकेले आया होता, अपना रिफ्रेश दिया होता कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, समझे कुछ शायद मेरा अच्छा काम हो जाता। मतलब ये मेरा अनुभव उस समय का था। तो फिर वो चला आया वहाँ से। फिर उसके बाद जब हम लोग दूसरी जगह पर गए, दूसरे वाले अधिकारी के पास जब गए, तो वहाँ पर काम मतलब खैर मेरा हो गया। और मैं इसी में कंफ्यूज रह गया, चक्कर क्या है यार, मतलब इसका मतलब डाटा। तो बाद में मुझे समझ में आया जब मैंने थोड़ा एनालिसिस किया कि जो घोड़ा चल रहा होता है उसी को 2 डंडा पहले मारते हैं, जो चल रहा होता है। गधे को कोई नहीं आगा चलेगा। जैसे आप लोगों ने जानवर देखा होगा ना, पहले बैलगाड़ी चलती थी, और बैलगाड़ी में जब चढ़ाई पर चढ़ते थे तो जो जानवर बहुत तेज चलता था उसी को 2 डंडा और मारते थे, और बाकी पीछे वाले का तो नथ पकड़ करके उसको पीछे से ढकेले रहते थे, क्योंकि वो बिल्कुल पीछे ना कहीं भाग जाए, और आगे वाला ही खींचेगा। ये सब देखिए जीवन के एक्सपीरियंस है, आप लोगों के भी एक्सपीरियंस है। तो मैं आप ही लोगों से जुड़ी हुई बात कह रहा हूँ। तो वो क्या होता था कि वो उसको डांटा गया। आज की डेट में वो उसी समय इसमें एक गोल्डन कार्ड होता है, गोल्डन जुबली मेंबर होते हैं, और क्या क्या प्लेटिनम और तमाम सारे ऐसे होते हैं जिनको मिलता है। आज नहीं, वो पिछले आज के मैं बात कर रहा हूँ 2007-8 की बात कर रहा हूँ, लगभग 15 साल पहले भी वो गोल्ड कुछ कहा जाता है उसमें से, LIC गोल्ड मेंबर या ऐसा करता। हाँ कुछ अपना होता है गोल्ड। तो उन लोगों को सरकार भी मतलब LIC भी बहुत कुछ देती है। आज तो प्लेटिनम और क्या क्या हो गया होगा, तो बहुत आगे चला गया होगा उस फील्ड में। तो मैंने उसको देखा, मैंने उससे पूछा यार कि तुम्हारी इज्जत नहीं है यार, मतलब तुम्हारे साथ जाने से कुछ फायदा। तो उसने हमने कहा यार तुम्हारा गुरु इतना डांटता है यार, मतलब क्या मतलब है तुम्हारा गुरु नहीं। मैंने कहा DO तुम्हारा इतना डांटता है यार, पागल तो नहीं है, और तुम बदल लो अपना DO को, क्या करने इसके पास जाते हो। तो उसने कहा कि अरे नहीं, मतलब वो बुद्धि भी देते हैं उसको। तो वो उस व्यक्ति को मैंने देखा, मैं यह नहीं कर रहा हूँ, मेरी सुनिए, ये कतई जो लोग बेचारे आ गए होंगे, ये नहीं कहने का सेंस है। जो मैंने उसको देखा और वो अनुभव किया, उसकी लगभग 2 लाख प्लस करीब में इनकम आती है सिर्फ LIC से, बाकी और जो साइड का काम करता होगा अलग से। और आप सभी लोग, हम सभी लोग अभी 2 लाख रुपए नहीं कमाता। ये उसकी इनकम है सिर्फ LIC 2.5 लाख रुपए उस गुरुजी की देन है डांटने के बाद। और अगर वही गुरुजी उसको गले लगाए होते तो 3 पॉलिसी साल भर में लेके जाता और कहानी यही सब करके रह जाता। तो ये होता है, कभी कभी आपके लिए किया गया, और गुरुजी अब कहाँ होंगे क्या होंगे उससे क्या मतलब, वो तो मेंबर 2 लाख रुपए का मेंबर है। आप सभी कोई परीक्षा पास कर लेंगे, अब जाने के बाद नहीं पहचानेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो रहेगा कि भाई आप हो गए। तो सबसे बड़ा रोल होता है शिक्षक का, जो आपको समझाने चाहिए। चलिए दोस्तों, ज्वार टाइड मतलब क्या होता है, सागरीय जल के ऊपर उठने, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को, सागरीय जल के ऊपर उठ करके आगे बढ़ने को ज्वार कहते हैं। आप सब फिल्मों में देखे होंगे, और कुछ लोग मुंबई में होंगे, उन्होंने देखा होगा समुद्र में उनका पानी जब आता है तो उनको अलग डुबो देता है, फिर पानी बैठ जाता है, वो तो लहर होती है।
वो टाइड नहीं, लहर भी मतलब ऐसा लाइक टाइड ही है, तो आती जाती रहती है। लेकिन यहाँ पर ज्वार भाटा होगा वो ग्रेविटी के कारण से होगा, तो टाइड बहुत दूर तक आ जाएगी। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा या कच्छ कर्ण सुना होगा आप लोगों ने। इसमें सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्रों में जब टाइड आती है तो पानी बहुत दूर तक आके चला जाता है, और फिर जब टाइड मतलब जाती है, यानी भाटा जब होता है तो पानी वापस चला जाता है। हाँ समझे? तो कुछ समय ही कुछ हिस्से पानी से मग्न रहते हैं, और ये लगभग करीब में ऑलमोस्ट होता ही रहता है। दिन भर में 24 घंटे में तो 2 बार टाइड आती है। अभी आपको मैंने बताया 24 घंटे कितने मिनट में, 54 मिनट में, 24 घंटे में 54 मिनट में क्या दीर्घ ज्वार आएगा, और 12 घंटे 26 मिनट में लघु ज्वार आएगा। तो यही जो ज्वार आता रहता है यही 24 घंटे वाला, और 24 घंटे 54 मिनट वाला, और 26 घंटे 12 घंटे 26 मिनट वाला, जब ये टाइड आता रहता है यही टाइड जो जल को ऊपर ले जाता है, यही ले आता है। और यही स्थितियां बन जाती हैं इसमें युति वाले स्थितियों में भी यही बनता है। तो पानी का ऊपर चढ़ जाना और पानी का नीचे उतरना, यही होता है टाइड। अब जब पानी सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ जाए तो भाई जब कोई चीज़ ऊपर जाएगी, जैसे झूला झुलाओगे किसी चीज़ को, जितने ऊपर जाएगा तो बैक भी तो उतने आएगा। तो उसी तरह टाइड जब सबसे ज़्यादा जब टाइड आएगी तो हाई टाइड में ही क्या होगा, हाई ज्वार में हाई भाटा होगा ना। बात समझ रहे हैं बात को? तो कोई चीज़ जब ज़्यादा तेज जाएगी, यानी लहर जब तेज जाती है तो फिर जब बैक आती है तो बहुत दूर तक करने के अंदर वाले हिस्से में पानी मतलब दिखने लगता है, तो सरफेस में चला जाएगा। और उस स्थिति में क्या होता है, इसी नाते अक्सर देखिए मुंबई वगैरह में आपने म्यूनसिपैलिटी सुना होगा कि म्यूनसिपैलिटी वाले आधे से ज़्यादा कचरा समुद्र में फेंक देते हैं, और जब बारिश आती है और टाइड का मौसम आता है तो क्या करता है, समुद्र की लहरों के माध्यम से सब रिटर्न कर देता है, और वो जा करके सब सीवरों में नालों में जम जाता है, और पता चला मुंबई बह जाती है। तो मीडिया वाले क्या बताए, प्रकृति ने दिया करारा जवाब। तो प्रकृति का जब करारा जवाब आ जाता है तो सब नालियाँ भर जाती हैं, तो लोग तैरने लगते हैं उसमें से। तो कुछ इस तरह की स्थितियाँ हैं। आइए वही है टाइड दोस्तों। ज्वार कहते हैं इसका कारण चंद्रमा तथा सूर्य का आकर्षण बल है। चंद्रमा तथा सूर्य का आकर्षण बल है, किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव, किंतु चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव दूना से भी ज्यादा, सर्वाधिक प्रभाव दूना से भी ज्यादा होता है, दूना से भी ज्यादा होता है। यानी चंद्रमा का जो प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर ज्वार भाटा में, ये 2 गुना होता है किसके, सूर्य से 2 गुना होता है। हाँ, ये चंद्रमा यहाँ पर जो टाइड लाती है पृथ्वी पर, ये दूना पावर मतलब रखता है अपेक्षा, क्योंकि करीब है ना। ठीक है दोस्तों, दूना से ज्यादा होता है। ज्वार 2 प्रकार के होते हैं। ज्वार 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 दीर्घ ज्वार, नंबर 2 लघु ज्वार। नंबर 1 दीर्घ ज्वार, नंबर 2 लघु ज्वार। लघु ज्वार देखो भैया यही होगा जब तीनों एक समकोण पर होंगे, है ना, ये समकोण होंगे तो क्या होगा, लघु ज्वार होगा, और जब युति की स्थिति होगी तो दीर्घ ज्वार होगा, है ना। एक क्वेश्चन तो रखा है बिल्कुल एग्जाम में। जी जी देखिए बेटा, अब दीर्घ ज्वार को स्प्रिंग टाइड कहते हैं और लघु ज्वार को नेप टाइड कहते हैं, NEAP नेप, नेप टाइड कहेंगे लघु ज्वार को, और दीर्घ को स्प्रिंग SPRING स्प्रिंग टाइड कहेंगे। देखिए अब जान लीजिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया भाई इन दोनों स्थितियों में ही दीर्घ ज्वार आएगा, और ये दोनों स्थितियाँ किनको होती हैं, पूर्णिमा तथा अमावस्या। पूर्णिमा को कौन सा डे कहते हैं भाई, कौन सा, फुल मून कहते हैं ना, फुल मून। पूर्णिमा को फुल मून, पूर्णिमा तथा अमावस्या न्यू मून कहते हैं अमावस्या को, तथा अमावस्या के दिन बृहद या दीर्घ ज्वार आते हैं। बृहद या दीर्घ ज्वार आते हैं बेटा, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार आते हैं।
दीर्घ की उत्पत्ति होती है या आते हैं। इस दिन सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। इस दिन सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। अब देखो यहाँ पर अब पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सिजगी की बात कर रहे हैं तो तीनों एक सीध में होंगे। आपको ऐसे मालूम आधा नहीं सुना गया तब लिख लीजिए। सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। इस स्थिति को युत वियुति या सिजगी भी कहते हैं। जब सूर्य व चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो क्या होगा, मैं जिसे पूछूंगा वो बताएगा। उस दिन आप बताओ, चलो बताओ क्या होगा बेटा। जब आपसे नहीं, आप पीछे बताओ, हाँ बताइए। जब सूर्य और चंद्रमा एक तरफ होंगे तो क्या होगा? अमावस्या अमावस्या निश्चित जी। बट तो युद्ध वियुति, या इसको ही अगर हम लोग कह देंगे तो नाम भी हम लोग कहें तो इसे क्या कहेंगे, युद्ध कहेंगे। ठीक है, युद्ध की स्थिति होगी। ठीक, दोनों पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होंगे तो युद्ध होती है। युद्ध देखिए, मतलब नहीं देखिए, युद्ध होती है। जबकि पृथ्वी के एक ओर सूर्य तथा दूसरी ओर चंद्रमा हो तो वियुति होती है। इस स्थिति में सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित, इस स्थिति में सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित आकर्षण बल से, इस स्थिति में सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित आकर्षण बल से पृथ्वी पर असाधारण ऊंचे ज्वार की उत्पत्ति होती है। असाधारण ऊंचे ज्वार की उत्पत्ति होती है। जो सामान्य ज्वार से 20% अधिक होते हैं, जो सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचे होते हैं। सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचे होते हैं। यानी कि अगर टाइड मान लो समुद्र तल से, समझना ऐसे, समुद्र से 100 मीटर आगे तक टाइड जाती है तो इस स्थिति में 120 मीटर चली जाएगी टाइड, समझ रहे हैं ना। यानी लहर मूल पानी से 100 मीटर जाती है तो इस स्थिति में 120 मीटर तक चली जाएगी, यानी लगभग 20% उससे ज़्यादा है। अब लघु देख लो बाबू। अब लघु में क्या होगा बेटा, ये वाली स्थिति में 20% कम होगा। क्या होगा, 20% कम होगा। ठीक है, यानी 100 है तो 80 मीटर तक ही जाएगा, है ना लहर। एक व्यवहारिक बात आपके लिए। चलिए दोस्तों, लघु ज्वार साधारण ज्वार की तुलना पर चेंज करके करना है इसको। लघु ज्वार रेडी कर लीजिएगा, उसमें लिखिएगा लघु ज्वार साधारण ज्वार की तुलना में 20% नीचे होते हैं। नीचे होते हैं। कृष्ण व शुक्ल पक्ष की सप्तमी ऑब्लिक अष्टमी
को सूर्य कामा पृथ्वी तथा चंद्रमा, सूर्य कामा पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण पर होते हैं। यही समकोण, ये कोण बना रहा है, जब 90 डिग्री का एंगल बने तो समकोण है। जैसे ये लाइन और ये दीवार, ये समकोण है बेटा, यही समकोण है। जिनको नहीं पता मैथ वो जान ले, ये रेखा और ये इनके बीच का जो कोण है वो समकोण, ये दीवार और ये धरातल इनके बीच का जो कोण है वो समकोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का लंब रखना। ठीक है, ये समकोण है, ये ठीक है। जब समकोण पर होते हैं, समकोण की स्थिति होती है, अतः सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की, अतः सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की ज्वारोत्पादक शक्ति, दोनों की ज्वारोत्पादक शक्ति भिन्न दिशा में कार्य करती है। परिणाम स्वरूप कार्य करती है, दोनों शक्तियां अलग अलग दिशा में कार्य करेंगी, है ना। अब जैसे कोई एक व्यक्ति आपको इधर खींचे, एक व्यक्ति इधर खींचेगा, दोनों समान शक्ति होगी तो आप बैलेंस में रहेंगे, लेकिन जिसकी भी शक्ति ज्यादा होगी उधर आपका झुकाव हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधे स्थिति यही बन जाती है समकोण पे कि दोनों अपनी तरफ खींचने लगते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति बन जाती है आपकी। ठीक है, तो लिखिए दोस्तों, परिणाम स्वरूप सूर्य तथा चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति में संतुलन स्थापित हो जाता है और लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है। ओके, अब लिख लीजिए ब्लू मून परिघटना। समझा तो दिए हैं, कल ओरली हम लोगों को बताना रहेगा। और इसके अलावा हम लोग जो है रेड मून वगैरह की घटना भी देखेंगे, जब सूरज एकदम लाल हो जाता है दानों की तरफ, सॉरी चंद्रमा लाल हो जाएगा दानों की तरफ, क्यों हो जाएगा, कब हो जाएगा, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा दोस्तों, मजा आ रहा है समझने में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। दोस्तों देखिए, मैं एक बात बार बार कहता हूँ, मेरी एक सबसे बड़ी खासियत रही है, जब मैं पढ़ता था आप लोगों के जैसा, जैसे ये हमारे भाई दिखाई देते हैं, लोगों को लगता होगा बुरा, मैं भी कुछ